तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सिर्फ मैं एक सांसद था, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ ने फिर यह भी कहा कि मोदी और शाह ने मुझे सुशासन के गुर सिखाए हैं। इससे पहले सुरेश खन्ना ने विधायक दल के नेता के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके बाद विधायकों ने ताली बजाकर के योगी आदित्यनाथ के नाम का समर्थन किया। सूर्य प्रताप शाही ने योगी के नाम का अनुमोदन किया। इसके बाद पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया और अब योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। बता दें कि शुक्रवार को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अब सबकी निगाहें कल होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद कल योगी 2.0 किस तरह का रहने वाला है, इसमें किन चेहरों को मौका मिलेगा, क्योंकि चर्चाएं बहुत तरह की हैं। बहुत सारे आपने देखे हैं कि जो नाम हैं जिनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि महिलाओं को भी इस बार काफी संख्या में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। कुछ नए चेहरे आपको निस्संदेह इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई नेता पुराने ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, मंत्री पद भी उनके पास था, तो ऐसे में वो जगह भी खाली है। कुछ वर्तमान विधायक आपने देखा है जो कि अपनी सीट को गंवा चुके हैं, उनमें भी कईयों के पास मंत्री पद था, इसलिए वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ये बहुत संभव है कि कुछ नए चेहरों को तरजीह दे। और डिप्टी सीएम को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं उसमें भी आप ये तय मान के चलिए, क्योंकि आज मंच के ऊपर आपको वो दोनों ही चेहरे दिखे हैं जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर इसके पहले कार्यभार को संभाल रहे थे। तो इसलिए ये तय मानिए कि जो सूत्र इशारा कर रहे हैं उसमें डिप्टी सीएम को लेकर के भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर नहीं होने वाला है। लेकिन हां, अब कैबिनेट का जो स्वरूप है वो कैसा रहेगा, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि सीधे 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको भी साधने की कोशिश होगी और साथ ही साथ जो आपके सहयोगी हैं उनको लेकर के किस तरह से साथ चलेंगे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सहयोगियों का साथ अभी आपको 24 में भी चाहिए होगा। तो लगातार चूंकि हम आप तक संभावित नामों को बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये हम स्पष्ट बार बार कर रहे हैं कि ये संभावित नाम है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, लेकिन तय मानिए कि इन नामों पर ही मोहर आपको लगती हुई दिखेगी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से आप समझ लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे क्योंकि आज उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। सुरेश खन्ना इस बार आपको विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। अब कैबिनेट मंत्री में आप देखिए, इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो अब की बार आपको नए चेहरे इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो कि आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, जिसमें सतीश महाना, जिनके पास पहले से ही महत्वपूर्ण विभाग रहा, उद्योग विभाग को वो देख रहे थे, सतीश महाना कैबिनेट में रहेंगे। बेबी रानी मौर्य इस बार आपको कैबिनेट के अंदर नजर आएंगी, ये एक नया चेहरा है। और इस तरह से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जतिन प्रसाद, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल नंदी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो हम आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन इस बीच अपडेट के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, अभी फिलहाल क्या जानकारी है, चूंकि अब राज्यपाल के साथ भी मुलाकात हो गई है, आज अभी हम लोगों ने देखा कि विधायक दल के नेता के तौर पर भी चुन लिया गया योगी आदित्यनाथ को, ये सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर सुगबुगाहट थी वहां पर, उसको लेकर के क्या अभी कोई जानकारी आपके पास आई? सुगबुगाहट की आप चर्चा कर रहे थे कि पिछले 2017 में उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम के भी नामों की घोषणा हो गई थी, लेकिन उस पर अभी कुछ हुआ नहीं। अभी मैं पार्टी मुख्यालय पर ही खड़ा हूं, तमाम तरीके के कार्यकर्ता इस पे चर्चा परिचर्चा जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले बार तो मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम के भी नामों की घोषणा हुई थी, आखिर इस बार क्या होगा। इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि इस बार योगी पार्ट 2 में डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, दलित बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, AK शर्मा बनेंगे, तमाम नामों को लेके जो कयास जताया जा रहा था, चर्चा हो रही थी कि कौन बनेगा। लेकिन थोड़ा सा आयुष इंतजार करना पड़ेगा। जो बीजेपी के बारे में जानते हैं, जो बीजेपी बीट कवर करते हैं या जो बीजेपी के वर्कर हैं, उनको भी पता है कि एन मौके पर कई बार ये हुआ है कि मंत्रिमंडल में शपथ लेने में नाम होता है, बाद में कुर्सियां वहां से गायब हो जाती है। जो लगातार आपने जो
जो नामों का जिक्र किया, ये वरिष्ठता के आधार पर ये लोग मंत्री बन सकते हैं, अब बनेंगे। कहते हैं ना कि एक रामायण में कि अंतिम रात भारी, ये रात उन पर भारी पड़ेगी जिनको अंदेशा है कि हमको मंत्री बनाया जाएगा या अंदेशा है कि हमको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसी रात को राजभवन से एक फोन जाएगा, एक मैसेंजर जाएगा, एक दूत जाएगा जो कहेगा कि माननीय आप कल राजभवन के जो राजभवन द्वारा आयोजित कार्यक्रम है शपथ समारोह, ओथ सेरेमनी, उसमें आप आमंत्रित है, आप कल कैबिनेट मंत्री का शपथ लेंगे। तो वही बात है कि ये रात भारी, अंतिम रात भारी, आज की रात अंतिम है, क्योंकि पहले टिकट पाने के लिए जुगाड़ खोजना होता है, उस पर टिकट विधायक बनने के लिए जद्दोजहद, आज सारा समीकरण बाग के विधायकों पे मंत्री बनने की एक चाहत या कह सकते हैं, एक महत्वाकांक्षा कह सकते हैं। अगर 273 विधायकों की संख्या है तो सबके मन में इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन ये संभव नहीं है। 60 से अधिक आप मंत्री बना नहीं सकते, टोटल मंत्री बना नहीं सकते, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव का क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी साधना है। तो कुल मिला के एक बैलेंस की बात होगी, संतुलन बनाने की बात होगी। जो भी होगा लगातार आयुष यहाँ से हम, लेकिन रजनीश ठीक है, लेकिन हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लास्ट मोमेंट तक भी कुछ स्पष्ट होता नहीं है और बहुत चौंकाने वाली चीजें भी होती हैं। लेकिन आज मंच के ऊपर जो लोग हमको दिख रहे थे, कम से कम एक तो अमित शाह के साथ जब मौजूदगी थी वहां पर जो चेहरे हमने देखे, और दूसरा जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी वो इशारा क्या कर रही थी? क्या कोई बहुत बड़ी तब्दीली के तौर पर इसको हम लोग समझें, या हम ये मान के चलें कि हो सकता है कुछ नए चेहरे हमको जरूर देखने को मिले, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं? बॉडी लैंग्वेज क्या कहती हुई आपको दिखी है? क्योंकि चेहरे तो आज दिख रहे थे अमित शाह के साथ भी। देखिए, मैं जो यहाँ का बीजेपी मुख्यालय की मैं कहानी बता रहा हूँ। जैसे अमित शाह के गाड़ी के आगे आगे दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य निकले, वही छात्र संघ का चुनाव वाली बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराते हुए, अपने समर्थकों में हाथ हिलाते हुए, विक्ट्री बनाते हुए। तो बॉडी लैंग्वेज से ही इसमें सब कुछ तय करना नहीं होता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, ये तो तय था कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा दोनों अपने आप को सेफ जोन में कर लिया। जिस तरीके से दिनेश शर्मा के बारे में अक्सर चर्चा उठती रही है कि दिनेश शर्मा को जिस मिशन से लाया गया था उन्होंने वो काम नहीं किया, तमाम तरीके से उनके पार्टी वर्कर भी शिकायत करते रहते थे। एक इनका नाम भी रखा गया था, मैं बता दूं आयुष, GFN, गुड फॉर नथिंग। इनके बारे में कार्यकर्ता कोड वर्ड में बोलते थे कि GFN बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ये हालांकि ये चीजें लाइव में नहीं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो बात है, लेकिन जिस तरीके से अपने आप को सेफ जोन में खड़ा किए हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो सेफ जोन का मतलब ही होता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट, या हो सकता है कि अमित शाह उनको निर्देश दिए हैं वो दोनों लोगों को कि जब आप लोग बाहर जाइए तो कार्यकर्ताओं में मैसेज जाए कि हमारे केशव और दिनेश शर्मा सुरक्षित जोन में है। हालांकि उनके भी समर्थक यहाँ पे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा आयुष इंतजार करना ही होशियारी होगा, चालाकी होगा। चलिए रजनीश, आप कह रहे हैं तो हम लोग इंतजार ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप चूंकि मुख्यालय पर मौजूद हैं तो इसलिए कुछ जानकारी आपके पास जो भी आ रही है वो अपडेट हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। रुद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। रुद्र विक्रम सिंह जी, देखिए अभी रजनीश ने जो बातें बताई, कमोबेश क्या आपको लग रहा है कि या तो इंतजार करें या कुछ चीजें आपको ये तस्वीरें देख करके लग रहा है कि कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सब इस बात पर अब इस समय निगाहें लगाए हुए हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप दरअसल कैसा होने वाला है। देखिए, बड़ा दिलचस्प बातें रजनीश भाई ने बताई। और बीजेपी की देखिए 2014 से आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी खासियत होती है कि जब तक मंच पे शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक सारे कयासी होते हैं, कोई भी आप फाइनल नाम हालांकि नहीं ले सकते। एक जो दो नामों पे बड़ी चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य जो कि चुनाव भी अपना हार चुके हैं, हालांकि वो तब भी जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो विधायक या ना ही MLC के मेंबर थे ना ही MLA थे वो, लेकिन उन्हें एक विशेष तौर पर एक जाति विशेष का नेता होने के तौर पर एक उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता होने का लाभ मिला था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो अमित शाह के एक विश्वसनीय माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसका भी एक बड़ा लाभ उनको मिला था। तो उसका लाभ मुझे लगता है कि इस बार के मंत्रिमंडल में हो सकता है मिले और ना हो सकता है ना भी मिले। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि 2017 में योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन 2022 में योगी मुख्यमंत्री खुद से बने हैं। इन दो बातों में बहुत फर्क है, क्योंकि 2017 में इनको पार्टी ने प्रपोज किया, पार्टी बहुत घमासान हुआ, कई नेताओं के साथ संघ का इंटरवेंशन हुआ, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार का जो चुनाव था योगी के चेहरे पे लड़ा गया था।
योगी ने अपना पूरा दमखम लगाया। और आप इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में कि योगी के दम पर ही चुनाव लड़ेगा और योगी के नाम पर ही वोट पड़े और उन्हीं के चेहरे पे वो चुनाव जीत कर आई है बीजेपी, और वो मुख्यमंत्री अब खुद के दम पर बनने जा रहे हैं। जो अब कल का योगी जी का भाषण आप दिखा रहे थे जी। तो उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब भी यही था कि अब इस बार जो है 2017 में मुझे बनाया गया था, लेकिन 2022 में मैं खुद बना हूं, और वो अब जो मंत्रिमंडल होगा या अब जो भी कार्यशैली होगी वो कार्यशैली योगी की कार्यशैली होगी। लेकिन रुद्र विक्रम सिंह जी, चूंकि अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी 2024 का चुनाव है लोकसभा का सामने, अगर उसको हम लोग देखें तो अभी आपको अपने जो सहयोगी हैं एक तो उनको साथ में लेकर के चलना, दूसरा ये है कि अंदर खाने जो खींचतान हमको 17 में दिखी थी उसको एक तरीके से पूरी तरह से लाइन पर रखना, और फिर केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से लगातार इन सारी चीजों को बड़ा बारीकी से बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसको हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, क्या वहां पर उनके सहयोगी कौन रहने वाले हैं, कौन उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं, यह सब बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उसमें आपको लग रहा है कि एक फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को या फिर बहुत इंटरवेंशन हमको देखने को मिलेगा सेंटर का या उनके जो सहयोगी हैं जिनको वहां पर इंपोज किया जाएगा, कैसे इसको देखेंगे आप? देखिए 2024 को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं है चुनाव के, और जो नतीजे हैं वो भी जब आकलन किया होगा बीजेपी ने और आप भी आकलन कर रहे हैं, तो बहुत सारी 40-50 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई सीटें थी जहां पे बहुत ज्यादा मार्जिन से इनको विजय नहीं मिली है। जीत मिली है, अच्छी जीत मिली है, लेकिन पार्टी जब आकलन करती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखती है कि ये वाली सीट हमको कितने मार्जिन से हमको जीत मिली और क्या वजह हुई है, और 2024 में क्या क्या चीजें हमको साधनी है, कौन सा जातीय आंकड़ा साधना है, कौन सी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको साधना है। तो वाकई में उनको तो ध्यान में रखा ही जाएगा। और योगी को देखिए फ्री हैंड मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रोक पाएगा, क्योंकि जब उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री तब जो है एक शर्मा जी गुजरात से लाए गए बड़ा जोर शोर से कि उनको एक विशेष मंत्रालय दिया जाएगा, बहुत बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, तब उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। और इस बार भी मुझे अब जब जो भी तस्वीरें अभी आ रही हैं उनमें भी अभी कहीं वो दिख नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरवेंशन। हालांकि देखिए बीजेपी एक बहुत अनुशासित पार्टी है और जो चलिए सर, मैं आपको अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। आगे बढ़ाओ। संजय जी, क्या आपने दिया है, क्या समर्थन दिया है? माननीय योगी आदित्यनाथ को समर्थन दिया हम लोगों ने, सभी विधायकों के साथ समर्थन पत्र सौंपा निषाद पार्टी ने। सर क्या होता है, एक मिनट संजय जी, अंदर आप लोगों ने दावा तो चलिए आप देख रहे हैं विधान भवन के बाहर से निकलते हुए ये सीधी तस्वीरें हैं, चूंकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, माफ कीजिएगा गवर्नर हाउस के बाहर की, और यहां पर जो पार्टी की तरफ से पहुंचे हुए थे अपना समर्थन पत्र लेकर के, उनके साथ लगातार आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी भी बातचीत कर रहे हैं। अभी संजय निषाद को भी आप सुन रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य को भी आपने सुना, और इसीलिए ये जो चर्चाएं हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सबकी निगाहें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर लगी हुई हैं कि कल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जो तस्वीर है वो किस तरह की निकलकर सामने आएगी, क्योंकि सब ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर योगी 2.0 ये जो पूरा मंत्रिमंडल है वो क्या रहने वाला है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके जरिए भी बहुत कुछ संदेश है जो कि बाहर आ रहा है, और इसलिए जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें तब्दीली या फिर उसमें कितना परिवर्तन होता है, नए चेहरों को किस तरह से इसके अंदर लाया जाएगा, समावेश की उनका होगा, सहयोगियों को किस तरह से इसके अंदर सही तरीके से साधा जाएगा, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सब इस समय समझना चाह रहे हैं। दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उसके बाद चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। इनका परिचय मैं आपके साथ पहले करवा देता हूं। ओपी सिंह जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और इसके अलावा अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी सरकार के। अशोक यादव जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। ओपी सिंह जी, तस्वीरें हम लोग लगातार उनसे पूछ लीजिएगा। संजय आ जाओ। अब नेता चुन गए हैं, नेता चुन गए हैं, दावा पेश कर दिया गया है। सर आप लोग अभी अंदर विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी जी जी, विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है मैडम मोबाइल कि सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए। जी ये सर डिप्टी सीएम कौन रहेगा? सर डिप्टी सीएम कौन रहेगा? 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, जी जी 1 घंटे के बाद आएंगे मुख्यमंत्री जी, तब उनसे पूछ लीजिएगा। अमित शाह भी आएंगे।
सर डिप्टी सीएम की व्यवस्था लोग कह रहे खत्म हो गई है क्या सर ऐसा कुछ? छोड़ो यार, आ जाओ कहाँ गए? तो डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर के अभी कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है और इसलिए अभी इंतजार करने को कहा जा रहा है। और अभी आप सुन रहे थे, ये भी कहा गया कि अभी थोड़ा इंतजार 1 घंटे का और कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा। ओपी सिंह जी का मैं रुख करता हूं। ओपी सिंह जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी, ओपी सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं योगी 2.0 को और इसके अलावा शहरों को लेकर के जो चर्चाएं हैं, डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं हैं, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। ऐतिहासिक दिन है, उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है, क्योंकि 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में लगातार आई है और मुख्यमंत्री कोई दोबारा बनने जा रहा है। देखिए, विधायक दल की बैठक हो चुकी है और विधायक दल का नेता चुना जा चुका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। हमारी पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर के दावा भी सरकार बनाने का पेश कर दिया है। अब कुछ ही घंटे बचे, हम समझते 20 घंटा बचा है। 20 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह, भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। और देखिए, हमारे पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कुछ भी रणनीति बनती है वो पार्टी के अंदर बनती है, बाहर कोई। राजभवन में क्या बात हुई अंदर? हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ चुके हैं, रघुवर दास जी भी है, तमाम बड़े नेता आ चुके हैं और वो सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। कुछ घंटे की बात है, वो डिप्टी सीएम कौन होगा, कैबिनेट मंत्री कौन होगा, राज्य मंत्री की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात का विशेष रूप से ध्यान दे रहा है कि सरकार ने हमें एक जो दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, वो हमारे लिए एक प्रकार से पूर्ण चुनौती है। हमें अपना संकल्प पत्र भी पूरा करना है, जन भावनाओं के अनुरूप सरकार भी चलानी है, जन कल्याणकारी योजनाओं को भी चलानी है, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को भी दूर करना है। ये सब तमाम चीजों को रख करके मंत्रिमंडल कल बनने जा रहा है। उसमें आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में युवा शक्ति, महिला, योग्यता, वरिष्ठता और अनुभवी, ये सारे सभी क्षेत्रों का सबका जो है वो प्रतिनिधित्व होगा और एक प्रकार से ये मंत्रिमंडल इस प्रकार का बनेगा जो उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सके। चलिए, डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। अशोक यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कल तो अब शपथ ग्रहण होना है, कैसे देख रहे हैं? चूंकि चर्चाएं बहुत सारी हैं और साथ ही साथ अब आप लोगों के ऊपर भी सबकी निगाहें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर उनको बुलाया भी जाएगा तो वो नहीं जाएंगे। ये इस तरह की स्टेटमेंट या फिर इस तरह की दूरी क्यों शपथ ग्रहण समारोह से? उपस्थित थे और आज के बैठक में सर्वसम्मत से माननीय योगी जी को विधायक दल का नेता चुना गया। उसी का प्रस्ताव आज महामहिम राज्यपाल को अभी दी गई। साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी दल का भी माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को महामहिम को सुपुर्द की गई। अब महामहिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। तो चर्चा में लौटेंगे, हालांकि बीच बीच में प्रतिक्रियाएं आपको हम लगातार इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है यह समझना कि आज जो दावा पेश किया गया है और उसके बाद वहां से निकल कर क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर निकलते हुए जो तमाम नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं। एक बार चर्चा में लौटते हैं। मेहमान के मेरे साथ कुछ और भी जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय आपके साथ हम करवाते चलेंगे, लेकिन मैं अशोक जी आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव जी दूरी बना रहे हैं, क्यों अशोक जी? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी अशोक जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, दरअसल मैं जो आज गाड़ी बैठा हूँ मैं अभी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी सैफई में थे। काफी देर उनसे वार्ता हुई, काफी देर बातचीत हुई, हर विषय पर बात होती है। तो ये विषय भी निश्चित था कि पहले तो उनका मन रहा होगा, लेकिन शायद अब वो नहीं आएंगे। शायद मैंने लगा दिया, मेरा निर्णय अपना नहीं है, निर्णय तो उन्हें करना है, लेकिन केवल जो 14-15 दिन में जो हुआ है
अभी हमारे ओपी सिंह जी कह रहे थे कि हमारा दल लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक दल होता तो 2 दिन में शपथ हो जाती। ये 15 दिन का जो वक्त लग रहा है, ये वक्त बताता है कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब घर में बर्तन ज्यादा खटकते हैं तो फिर खाना बनना मुश्किल होता है। ये जो 15 दिन का टाइम, लेकिन यही तो लोकतंत्र है, जहां बर्तन ज्यादा खटकेंगे अशोक जी, बर्तन जहां ज्यादा खटक रहे हैं वहीं तो लोकतंत्र है। वरना तो एक आदेश दे दिया कि साहब ये होना है। देखिए, एक पे पहुंचे हैं, अब 1 नंबर पे आना है और आगे जाना है। यूपी पुलिस का सिपाही जो कि अब बीजेपी का सिपाही हो चुका जी। है और हमेशा से योगी आदित्यनाथ जी के प्रायोरिटी में रहा है कानून व्यवस्था। हाँ। किस तरीके से आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे? मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था में अभी तक बहुत सारा सुधार हुआ। इसको और आगे ले जाने के लिए केवल पुलिस और जेल और प्रोसिक्यूशन से आगे हमको बढ़ना होगा, जिसमें जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, इसको भी बहुत मजबूत करना होगा। जो न्यायालय की कार्रवाई, इसमें बहुत तेज़ी लानी होगी। इसके कई सारे मॉडल हैं जिस पे शायद इतनी जल्दी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, और जब ये होगा तो हमारी कानून व्यवस्था बहुत आगे जाएगी। बहुत सारे आपके पास आइडियाज हैं, जिस तरीके से आपने अभी खुद बताया, और कहीं ना कहीं ये जो खबर आ रही है कि इन आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा है। अगर आपको दायित्व दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की संस्कृति नहीं है। मेरी भी ऐसी इच्छा नहीं है, मेरी ऐसी संस्कृति ना पुलिस में थी ना अब है। हाँ, सामूहिक रूप से राष्ट्र निर्माण की महत्वाकांक्षा जरूर है, और आपकी भी होगी, मेरी भी है, और मैं इतनी ही बात इसमें समझता हूँ। निर्माण की महत्वाकांक्षा की ही बात है यहाँ पर, क्योंकि आपको एक अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर ही ये जो आकलन है वो लगाए जा रहे हैं। और आपने अभी खुद ही बताया काफी सारे आइडियाज दिए, उसके आधार पर ही ये सभी लोग कह रहे हैं कि आपको शायद ये नेतृत्व अगर ये दिया जाता है तो आपको क्या लगता है किस तरीके से आप और बेटरमेंट कर सकते हैं? ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे जो भी छोटे से छोटा काम दिया जाए और जितनी मेरी काबिलियत है मैं उसको पूरा करूंगा। किस पद पे जा रहा है, कौन जा रहा है, ये हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है, और इससे मैं बच के रहना चाहूँगा। धन्यवाद। आ रही है आवाज? दबंगई हो रही है, सरकारी गुंडई हो रही है, डीएम एसपी चुनाव को लड़वा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी पीटे जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी को खेचा जा रहा है, हमारे प्रत्याशी से बदसलूकी की जा रही है। इसके बाद अखिलेश जी का शामिल होना, जहां तक मैं समझता हूं, बहुत मुश्किल होगा। कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल घटेगा, अखिलेश यादव जी शामिल नहीं होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। चलिए, रोशनी जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशनी जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। रोशनी जी, कल शपथ ग्रहण है, किस तरह से आप देखती हैं? आपका भी एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहता हूं। कल शपथ ग्रहण है और लगभग 15 दिन बाद योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के तौर पर। तो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं, और मैं बधाई तो दूंगी उन्हें, लेकिन पिछले 5 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो बढ़े, गुंडा राज बढ़ा, उसी पे मैं कहना चाहूंगी आगे आने वाले 5 साल भी अभी आपकी सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो बेरोजगारी कम हो, ताकि उत्तर प्रदेश के युवाओं को महाराष्ट्र। पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आज विधायक दल का दूसरी बार नेता चुना गया, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कल। तो जो 5 साल सुशासन और विकास की जो नींव उन्होंने रखी है, उस पर एक शानदार आगे सुदृढ़ सुशासन और सुदृढ़ विकास का महल खड़ा होगा। और भगवा पूरे यूपी पे लहराया। चिल्लूपाल आज़ादी के बाद पहली बार चिल्लूपाल में कमल खिला है। लहराने का इनाम भी कहीं ना कहीं आपको नहीं, इनाम जनता ने दे दिया है। राजनीति में इनाम नहीं होता, राजनीति में सेवा होती है, और हम सेवा मंत्री बनकर आप सेवा करेंगे। ये नेतृत्व का विषय है। जनता ने हमें चुन लिया है। आपको ये जिम्मेदारी देती है, ये नेतृत्व जैसा सोचेगा वैसा करेगा। नेतृत्व के विषय पे मुझे कुछ नहीं कहना। कहने के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता होकर बहुत कुछ कह लेता हूं। हमारी पार्टी में आपसी लोकतंत्र है। आप बेटा कहिए
वहाँ पढ़ो मेरी बहन ठीक है, चलिए। लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं रह गए जब से भारतीय जनता सुनील जी भी हमारे साथ पार्टी जुड़े हुए हैं। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, कैसे देख रहे हैं? तो देखिए चर्चाएं ये होती रहेंगी, हालांकि बीच बीच में हमको ये भी सुनाना है कि क्या वहां से कहा जा रहा है, लेकिन जो चर्चाएं हैं इस समय, क्या आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई बहुत बड़े परिवर्तन की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है, या फिर कमोबेश वैसा ही हो सकता है कि कुछ नए चेहरों का मौका इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस बार हैं नहीं साथ में, या फिर वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं? डॉक्टर सुनील जी। बिल्कुल, आप समझिए कि लगभग 51 में से 11 लोग चुनाव हार गए थे। 107 लोगों को नई विधानसभा टिकट दी गई थी, उसमें से 80 लोग जीत के आए हैं। पिछली बार जो 87 सीटें हारे थे उसमें से 23 सीटें जीत के आए हैं। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से 2 दर्जन के आसपास तो पुराने चेहरे होने चाहिए और 2 दर्जन के आसपास वो नए चेहरे होने चाहिए। 20 से 25 तक पुराने चेहरे रहेंगे और 20 के आसपास नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बिल्कुल। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपको भी यही लगता है कि कुछ नया या कुछ पुराना वो कॉम्बिनेशन है, या फिर कुछ बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन जो कि आपको लग रहा है कि हो सकता है? क्योंकि अभी हमारे सहयोगी भी यही बता रहे थे कि भाई देखिए, जब तक लास्ट मोमेंट तक कुर्सियां सज ना जाएं तब तक कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये सही बात है कि जब तक मंच पे आपको ये चेहरे ना दिख जाएं कि ये चेहरे हैं। और राजनीतिक गलियारों में देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर लोग कहते हैं कि अगर इसका नाम हटवाना हो तो इसका नाम चर्चा में डाल दो, तो लोग बचते भी हैं कि भैया मेरा नाम चर्चा में ना आए, क्योंकि अगर मेरा होना मंत्रिमंडल में मेरा होना भी होगा तो पता लगा कि वो, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है कि वो फिर उनका कटना जरूरी हो जाता है, वो कट ही जाता है नाम। तो और रही चेहरों की बात, तो देखिए नए चेहरे बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि जैसा कि कौशिक साहब ने बताया कि बहुत सारी नई सीटें ये लोग जीत के आए हैं, बहुत सारे नए चेहरे पार्टी में आए हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रिमंडल के चेहरे थे जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो वहां पे रिक्त स्थान है वहां पे। तो बहुत सारे नए चेहरे भी रहेंगे, लेकिन पुराने चेहरे जो जैसे कुछ मजे हुए चेहरे हैं, जो आपने शुरू में कुछ लोगों के नाम गिनाए जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं पिछले सरकार में, तो उन चेहरों पर मुझे लगता है कि पार्टी फिर से विश्वास जताएगी। मेन सबसे बड़ा जो डिस्कशन का विषय जो उप मुख्यमंत्री वाले चेहरे को हो रहा है, तो जैसे पिछली बार भी आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया जाए, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, जो आपके संवाददाता ने भी बताया कि गुड फॉर नथिंग थे वो, तो उनकी हो लगता है कि उनको कोई और जिम्मेदारी इस बार, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनको हो सकता है कि इस बार कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, और किसी अगर उप मुख्यमंत्री जैसा पद फिर से बीजेपी अपनाती है इस बार, तो कुछ और नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा। ओपी जी, देखिए एक तो भाई अभी यहाँ नाराजगी थी अशोक जी की, वो तो कह रहे हैं कि वो अभी अखिलेश यादव जी से मिलकर के आ रहे हैं, क्योंकि अभी एमएलसी चुनाव को लेकर के या जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अखिलेश यादव जी का मन नहीं है कि वो अब आपके शपथ में आए। और दूसरा, रोशनी जी ने भी सवाल उठाया कि भाई ठीक है अब तो शपथ हो रहा है, उसके लिए बधाई, लेकिन जो प्राथमिकताएं हैं उस पर काम करना है अभी आपको। आपका एक रिएक्शन चाहूंगा ओपी जी इस पर। हाँ बिल्कुल, आज जी सही कहा। अखिलेश यादव जी 2017 में आप वो आदरणीय प्रधानमंत्री दुष्कर्मों की उम्मीद नहीं थी, आशीर्वाद लिए थे, और अशोक यादव को पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपने दुष्कर्मों, अपने दुष्प्रचार के कारण गई है, फिर भी चेत नहीं रही है। चलिए अशोक जी पहले सुन लीजिए, अशोक जी पहले सुनिए। मैं क्या कहूँ, नहीं अशोक जी देखिए इस तरह से चर्चा डिस्टर्ब होगी, कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए पहले ओपी जी की बात को सुनिए, मैं आपको समय दूंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। और जनता ने नकार दिया इनको, तो अब इनके अंदर जो है वो छटपटाहट होना तो जरूरी था। कहाँ ये ताजपोशी देख रहे थे, कहाँ जनता ने विपक्ष की भूमिका में बैठाया। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को जनता ने विपक्ष की भूमिका में बैठाया है, तो उनको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में बैठना चाहिए। फिर वही बैठेंगे वो दुष्प्रचार करना, वो करना। दूसरी बात मैं और समाजवादी पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को समझाइए कि जो 4.5 साल एसी कमरे में बैठकर ट्विटर खेला है, इस बार जनता के बीच में रहे और विधानसभा के अंदर भी अपनी रचनात्मक भूमिका वो निभाए, जिससे जनता जिसको जो काम सौंपा है, हमें अगर सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपा है, तो आपको विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपा। आपको एसी में बैठकर ट्विटर खेलने के लिए जनता ने विपक्ष की भूमिका में नहीं लाया। नंबर 2, एक अशोक यादव जी आप ये भी जान लीजिए, पिछले 4 चुनावों से 22, 19, 14, 17 ये प्रदेश की और देश की जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि अब इस प्रदेश और देश में वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को
जनता ने नकार दिया, लेकिन उनको शायद 3 चुनाव हारने के बाद भी उनको सद्बुद्धि नहीं आई, और जैसे ही चुनाव का पहला चरण शुरू होने को हुआ उन्होंने वाईएम का नारा दे दिया। बाद में उनको लगा कि ये तो मैंने बहुत गलत नारा दे दिया, तो वो वाईएम के भरोसे नारा देकर चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन हम जो चुनाव लड़े और चुनाव जीते, सबका साथ सबका विकास, उसके पीछे कारण है 5 साल में मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार और 7-8 वर्षों में केंद्र। देखिए, शपथ की बात करिए, बातें बहुत कर चुके आप लोग। देखिए 5 साल में क्या किया ये बात मत करिए। आज केवल बात हो रही है आपके मंत्रिमंडल की। आप ओपी सिंह साहब, आप मुझे थोड़ा गंभीर लगते हैं। आप शपथ की बात करिए, जो मंत्री आपके बनाए जा रहे हैं, विषय आपका ये आज है। उत्तर प्रदेश में अब क्या उसमें कहा जाए भाई, वो तो किसी के पास जानकारी नहीं है, जो संभावित है उन्हीं पर चर्चा है। बाकी तो हम लोग कल तक का इंतजार करेंगे ना। वही तो मैंने अशोक जी कहा, जब तक कुर्सी लग ना जाए और जब तक हमको दिख ना जाए, तब तक तो कोई उस पर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता है। ठीक है, चलिए ओपी जी, जो बात आप कह रहे हैं वो तो अक्षरशः आपको करके भी अभी दिखानी है, चूंकि भी आगे आने वाले जो 5 साल हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण है ओपी जी, और अभी तो 24 में भी जाना है ना अशोक जी। दरअसल हमारा कहना इतना है, ये पिछली बातें ये कहते हैं एसी में बैठते हैं 5 साल 3 करोड़ 11 लाख वोट मुझे ऐसे नहीं मिल गया है। उन्हें आपको मिला है 370, हमें मिला है 311। अगर ये एसी में लेटे रहे होते तो इतना वोट नहीं मिलता। पूरे हिंदुस्तान ने इनको मुख्यमंत्री मान लिया था। पता नहीं कौन सा छल फरेब हुआ ऐसा जिससे वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन आप ये आरोप लगाते हैं कि एसी में बैठे रहे। ये सब बातें नहीं करिए। विपक्ष में पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा चेहरा बन के अखिलेश जी निकले हैं, और 24 से पता चलेगा आपको। 24 में 2 साल का वक्त है। 2 साल में पूरी तरह हमारी पार्टी सड़क पर आकर संघर्ष करेगी, आपके दुष्कर्मों का विरोध करेगी। आप अच्छे काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन आपसे उम्मीद हमें इसलिए नहीं है कि आपका सोच अच्छा नहीं है। आपका सोच, आप कहते एम बाइक, आप कहते हैं एम बाइक, आपके हम नहीं जानते हैं। एम बाइक से चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे साथ सरबरादरी थी, हमारा विकास का मॉडल था, हमारा विकास का मॉडल था जिसमें हर बिरादरी शामिल थी, एससी शामिल थे, पिछले शामिल थे, अगले शामिल थे। हमारा विकास का एजेंडा था। हम समझा नहीं पाए लोगों को। आपने गरीब बना के मजलूम बना के पहले भूखे रखा, बाद में डाल दी रोटी उनके झोली में, और वोट ले लिया आपने। ऐसे सरकार बना ली है, चलो बना लिया आपने, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, बात विषय ये था, 15 दिन में आपके बर्तन इतना खटक रहे हैं जितना हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं खटके। इतना बड़ा बहुमत हासिल होने के बाद भी अगर बर्तन खटक रहे हैं, इसका कुछ मतलब होता है? ऐसा नहीं होता कि 15 दिन ऐसे गुजर गए। चलिए ठीक है अशोक जी, ठीक है। चलिए इस पर भी मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग आरोप प्रत्यारोप अभी करते रहिएगा भाई। देखिए अभी तो पूरा 5 साल पड़ा है ओपी जी और अशोक जी। देखिए पूरा 5 साल पड़ा है, अभी पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। आराम से खूब आरोप प्रत्यारोप करिएगा। आज नहीं, अभी खूब आराम से आरोप प्रत्यारोप आप लोग करिएगा। देखिए 5 साल अब ये सरकार चलाएंगे अशोक जी, आप उस पर सवाल उठाएंगे। आज नहीं, लेकिन कम से कम आज नहीं। एक सेकंड, दोनों लोग, ठीक है। अशोक जी 1 सेकंड शांत हो जाए। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक सेकंड, थोड़ा सा शांत हो जाए आप दोनों लोग शांत हो जाए। अरे भाई ठीक है, आज नहीं। ओपी जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक तो जो बात यहाँ पे अशोक जी बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा लंबा टाइम लग रहा है भाई। देखिए 15 दिन होने को आ गया और अभी तक भी फाइनल नहीं है। हालांकि अब वो तो उनका अंदरूनी विषय है, उन्होंने फाइनल किया क्या है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो 15 दिन का समय लिया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ा फैक्टर काम कर रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है, या कुछ और चीजें भी आपको इसके पीछे नजर आती हैं? अगर ये टाइम इतना लग रहा है तो इसके मायने क्या है? देखिए, पहले जब 2017 में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और अब योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो मुझे लगता है योगी जी थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं। पिछले मंत्रिमंडल में योगी जी की बहुत नहीं चली, बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। 5 साल का सरकार चलाने के बाद जो अनुभव उनको मिले हैं, जिस तरीके से कुछ मंत्रियों के माध्यम से उनको चैलेंज बीच बीच में मिलता रहा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने के लिए जो देरी हुई है। दूसरा क्या, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जब सरकार और संगठन के बीच जब सामंजस्य नहीं होता है तो मुझे लगता है कि संतुलन बिगड़ जाता है। जब योगी जी ने देखा है कि हमारी सरकार के खिलाफ 100 से ऊपर विधायक धरने पर बैठ गए थे, कारण क्या था उसका? तो स्वतंत्र देव जी जब मंत्रिमंडल से हटाकर के प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको दिया गया,
और जहां तक मैं समझ सकता हूँ, जो ट्रेनिंग मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का आदर करना। वो क्या स्वतंत्र देव यदि मंत्रिमंडल में होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पे भी दिल्ली में चर्चा हो रही थी। क्या केबी मौर्य को उप मुख्यमंत्री न बनाया जाए तो क्या वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? क्या दिनेश शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? ये सारी चीजें हैं, क्योंकि 2014 और 2019 की हम बात करें तो दोनों चुनावों में ब्राह्मण इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। तो क्या 2024 में भी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष रहेगा क्या? इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या जो लोग नाराज हैं केबी मौर्य द्वारा बार बार उनको चैलेंज मिलता रहा, हटाने के समय भी देखा गया कि केबी मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दूसरी बार कई बार ऐसी चर्चाएं आई थी, तो वो क्या ऐसी स्थिति है कि केबी मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? लेकिन उत्तराखंड में यदि हारे हुए प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकल प्रेशर योगी जी पर होगा कि नहीं, हारे हुए प्रत्याशी को भी हम उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और जैसे ही आज राज्यपाल के यहाँ जब दावा पेश करने गए हैं तो एक ही गाड़ी में दिनेश शर्मा जी और मौर्य जी को देखा गया है, तो क्या वो स्थिति दोबारा रिपीट होगी? इन सब सारी चीजें रही हैं जिससे कि मुझे लगता है कि 2 हफ्ते का समय लग गया, 2 हफ्ते निर्णय लेने में सारी चीजें हुई हैं। और उत्तराखंड के शपथ ग्रहण के बाद फिर दोबारा दिल्ली तीसरी बार बुलाना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां दोनों पक्ष, मतलब दोनों पक्ष का मतलब प्रदेश नेतृत्व में और राष्ट्रीय नेतृत्व में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये सारी चीजें मुझे लगता है दिख रही हैं और बहुत सारी चीजें क्लियर कर भी गई हैं, क्योंकि बीएल संतोष ने जब दूसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो बड़ा संतुष्टि के साथ लखनऊ भेजा था। और ये जो मेरे सूत्र भी बताते हैं इस बात को लेकर के कि बीएल संतोष साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि आप लखनऊ जाइए, सारा कुछ देख लिया जाएगा, जो चीजें आपने कही हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन जब तीसरी बार मुख्यमंत्री को बुलाया गया है तो मुझे लगता है कि सवाल कुछ ऐसे पैदा होते हैं जहां अभी भी कोई दिक्कतें हैं और इसीलिए अमित शाह को वहां जाना पड़ा। ये सारी चीजें, अमित शाह वहां के प्रभारी नहीं बनते, पर्यवेक्षक नहीं बनते, लेकिन अमित शाह जानबूझ के इसलिए पर्यवेक्षक वहां बनाए गए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि देखिए एक आपको बड़ा मैंडेट मिला है, इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं आपको, तो मुझे लगता नहीं कि आपको इतना समय लगना चाहिए था सरकार बनाने में। लेकिन अगर 15 दिन का समय लिया गया है और 2-2, 3-3 बार का दौरा यहाँ पे हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बुलाया गया है, तो बिल्कुल ये असमंजस की स्थिति थी। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो केशव प्रसाद मौर्य का क्या किया जाएगा, वो सरकार में रहेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे या फिर वो पार्टी संभालेंगे, दिनेश शर्मा का क्या होगा, ये जो 2-3 बड़े चेहरे हैं उन पर भी एक घमासान हुआ होगा, एक बातचीत हुई होगी और भी जो किसको मंत्रिमंडल सौंपा जाए। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि 2017 में जो योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और मंत्रिमंडल भी लगभग बना दिया गया था केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कि ये मंत्रिमंडल आपका होगा। लेकिन इस बार चूंकि योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, योगी खुद मुख्यमंत्री चुन कर आए हैं, जनता ने उनको प्यार दिया है, जनता ने उनको वोट दिया है, तो वो चाहेंगे कि वो मंत्रिमंडल भी उनका हो और पार्टी नेतृत्व, जो प्रदेश का पार्टी नेतृत्व वो भी उनका ही हो। क्योंकि कौशिक साहब ने बहुत सही बात कही कि अगर आपको सरकार चलानी है, बहुत अच्छे से चलानी है, बिना किसी अवरोध के चलानी है, तो पार्टी नेतृत्व जो होता है प्रदेश का, उससे सामंजस्य जो है बिठाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर उससे सामंजस्य नहीं है तो सरकार चलाने में बहुत दुविधा होती है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या डिप्टी सीएम, अगर, क्योंकि हम लोग के जो सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि उसमें कोई तब्दीली अभी फिलहाल है नहीं, दोनों जो डिप्टी सीएम थे पिछली बार वही इस बार रिपीट हो सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर उसको आप किस प्रकार से देखेंगे? और उसको 2024 से अगर मैं जोड़ूं तो क्या आपको लग रहा है कि इससे कोई बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो जाएगा, या इसको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश होगी? कैसे देखेंगे अगर ये जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन डिप्टी सीएम में कम से कम नहीं होने वाला है? यदि दोनों डिप्टी सीएम रिपीट होते हैं तो आप मान लीजिए अमित शाह की 100% चली है, किसी की नहीं सुनी गई, जो वो चाहते थे वो हुआ है। यदि दोनों डिप्टी सीएम बदले जाते हैं तो आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ की बात मानी गई है, क्योंकि दिनेश शर्मा जी ने बिल्कुल ऐन वक्त पे जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना किया था। तो ये सब समझते हैं सारी चीजें कि जब मोर्चा संभालने का पहले तो आपको एमएलसी बनाया गया था, ठीक है, लेकिन अब चुनाव में आप नहीं जा सकते हैं और कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही दिनेश शर्मा जी की, बहुत बड़ी रैलियां नहीं हुई, बहुत बड़ा चेहरा जो पिछली बार केंद्रीय नेतृत्व में
उप मुख्यमंत्री बनाया था ब्राह्मण चेहरे के रूप में, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेहरा उभर करके दिनेश शर्मा जी इस प्रदेश में आए हैं। लेकिन यह दोनों उप मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होते हैं तो जिन चीजों को लेकर के सामंजस्य बिगड़ रहा था, ए.के. शर्मा का नाम लेकर के, ए.बी. मौर्य को लेकर के, दिनेश शर्मा जी भी उसमें आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति है कि अमित शाह या मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी चलाई है। वो रिपीट। लेकिन सुनील जी, अगर इनको हटा देते हैं तो चूंकि जातिगत फैक्टर्स तो काम करते हैं, भले ही डिबेट में बैठ करके सब इनकार करते हो, लेकिन ये तो बड़ी सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। 24 में आपको जाना है, दिनेश शर्मा को हटाते हैं तो फिर उनके ऑप्शन के तौर पर आप किसको देखेंगे? अगर केशव प्रसाद मौर्य को हटाते हैं तो फिर उनको एडजस्ट कहां करेंगे और फिर उनकी जगह पर आप किसको ला सकते हैं? जो चर्चाएं हैं कि आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी कोई तब्दीली करने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी रेडी है, या जो चौंकाने वाले फैसले होते हैं तो उसमें कोई बड़ा हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता हो कि ये भी देखने को मिल जाए, या दोनों ही बदल दिए जाएं? क्या ऐसा लगता है आपको हो सकता है? बिल्कुल, राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवा करके विधानसभा का चुनाव लड़ाया हो तो मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास का पहली बार मामला है मुझे सामने आया है। मैंने तो कहीं नहीं सुना कि राज्यपाल ने इस्तीफा देकर के विधायक का चुनाव लड़ा हो। यदि विधायक का चुनाव लड़ा है तो मुझे लगता है उनको सम्मान तरीके से पद मिलना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है, उप मुख्यमंत्री की दावेदार बेबीरानी मौर्य हो सकती। दूसरा, स्वतंत्र देव जी की बात करें, स्वतंत्र देव जी ने अध्यक्ष रहे हैं, उनके रहते हुए चुनाव जीता गया है, खूब सारी मेहनत भी की है। यदि कुर्मी वर्ग की बात की जाए तो मुझे लगता है 41 विधायक चुन के आए हैं, जो यादवों की अपेक्षा ज्यादा है। ओबीसी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव ओबीसी से और बेबीरानी मौर्य एससी वर्ग से आ सकती हैं। और यदि ब्राह्मण, बिल्कुल, इसी पर एक रिएक्शन रुद्र विक्रम सिंह जी, आपको भी लगता है कि ये तीनों चीजें अगर परिवर्तित होती हैं तो क्या हो सकता है, या फिर कोई बड़ा परिवर्तन आपको लगता है कि और भी कुछ नया हमको देखने को मिल जाए? देखिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो बेबीरानी मौर्य को ही उप मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि बनाया जाएगा। और मंत्रिमंडल में तो जगह बिल्कुल शायद उनको, क्योंकि उन इतनी वरिष्ठ रही हैं, राज्यपाल रही हैं एक राज्य की, और विधानसभा का चुनाव लड़के जीती हैं, तो उनको ये वरीयता उनके पास तो है ही है, तो मंत्रिमंडल तो कम से कम उनको मिलना चाहिए, और हो सकता है मिले भी। और अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो हो सकता है कि उनका नंबर उप मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि एक महिला फेस भी है और एक बड़ा नाम भी है, क्योंकि राज्यपाल रही हैं, और एक दलित चेहरा भी नहीं है, तो वो बहुत सारे समीकरण वो एक साथ साध सकती हैं। क्योंकि एक महिला समीकरण भी लेके 2024 में लेके चलना है महिलाओं का, क्योंकि ऐसा आया है समीकरण, जो वोटिंग परसेंटेज और ये सब आया कि महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा मिला है, तो एक महिलाओं वाला समीकरण भी उनसे सध जाएगा। और अगर केशव प्रसाद मौर्य बने रहते हैं उप मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए, आप किसी बात के साथ मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया रुद्र विक्रम सिंह जी आपका, और सुनील कौशिक जी आपका भी अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इंतजार सभी को अब कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का है। इंडिया न्यूज की निगाहें भी उस पर लगातार लगी हुई है। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा इसके लिए आपको कल तक, यानी कि शपथ ग्रहण तक का इंतजार करना होगा। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना।